छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज है सिम्स, संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। यहाँ जो है कई तरह के रिसर्च होते हैं, लेकिन एक रिसर्च जो पूरे देश भर में नहीं हुआ है वो यहाँ हुआ है, जिसे ट्राइकोस्पोरन फंगस का नाम दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस फंगस से बचाव को लेकर अब जो है कवायदे शुरू हो गई है, कोशिशें शुरू हो गई है। हम सिम्स में मौजूद हैं, माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके हेड हैं डॉक्टर रमणेश मूर्ति, बिलासपुर संभाग मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं। हम उनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नीरज, आप आइए, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में कैसे रिसर्च कर रहे हैं ये तस्वीर दिखाइए। आप देखिए, इस कॉलेज के जो डीन हैं डॉक्टर रमणेश मूर्ति, वो स्वयं ही बैठे हुए हैं, रिसर्च जारी है। जो एक प्रजाति मिली है, जो एक फंगस मिला है ट्राइकोस्पोरन का, हम उनसे समझने की खुद से कोशिश करेंगे कि ये है क्या और इसका जो है आने वाली पीढ़ियों पर, लोगों पर, मनुष्य जाति पर क्या असर हो सकता है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर रमणेश मूर्ति जी हैं, डीन है सिम्स के। ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है उस फंगस को जो है नष्ट करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। तो हम थोड़ा सा बैठकर बातचीत करेंगे सर से। सर, सबसे पहले बताइए आप, ये जो फंगस है वो है क्या और कैसे इसका मानव जो जाति है उस पर असर हो सकता है। ट्राइकोस्पोरन एक डायमॉर्फिक ग्रुप का जो फंगस है, जो विभिन्न प्रकार के इम्यून जो कमी होती है उनमें सबसे ज़्यादा होता है, और इसका असर हृदय, किडनी उनमें ज़्यादा होता है, पस में। पिछले 4 साल में यह स्टडी की गई थी और इसमें 57 प्रकार के ट्राइकोस्पोरन, जिसमें एसआई, ट्राइकोस्पोरन एसआई, इनके एक नाम होता है, एक जीनस होता है और एक स्पीसीज़ होती है। तो ट्राइकोस्पोरन एसआई, ट्राइकोस्पोरन म्यूकॉइडिस, ऐसे करके लगभग 57 प्रकार के ट्राइकोस्पोरन हमें मिले हैं। देश में अलग अलग, चंडीगढ़ में, इधर उधर अलग जगह इस पर रिसर्च हुआ है, लेकिन इस पर रिपोर्टिंग और जो उनके जो आलेख हैं वह कम है। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह निश्चित रूप से पहला इतना विस्तृत 4 साल का स्टडीज़ है। और चूँकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हों, एचआईवी हों, या अन्य लोकल जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ हैं, इन सब के जो मरीज होते हैं, चाहे वे किसी भी एज ग्रुप के हों, हमारे उसमें ज़्यादातर ये मिडिल एज ग्रुप में मिला है। तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि जिनमें प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, उसमें ट्राइकोस्पोरन प्रजाति के जो फंगस है उसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सर 4 साल से ये रिसर्च चल रहा है। हमने जैसा समझा तो 4 सालों से ये रिसर्च चल रहा है। देश का पहला रिसर्च है ये। पहला नहीं, अलग अलग हिस्सों में इस पे काम हुआ है। हम भी उनके साथ शामिल हैं। अलग अलग हिस्सों में, खासकर कोविड के बाद इस पे काम चल रहा है। चंडीगढ़ वगैरह में थोड़ा हो सकता है हमसे बेहतर स्थिति में हो, लेकिन इस अंचल में, छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल इंडिया का तो निश्चित रूप से यह पहला इतना विस्तृत स्टडी। ये जो रिसर्च है एक्चुअल में ये कैसे दिमाग में आया, किस पर अपने को रिसर्च करना चाहिए सर? इसमें हमारे पीजी, हमारे फैकल्टी, हमारी एचओडी डॉक्टर रेखा बारापात्रे, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सागरिका प्रधान और हम सब ने मिलकर इसके बारे में सोचा कि इसके बारे में हम पढ़ते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई किसी तकनीकी त्रुटिवश या खामीवश या जानकारी के अभाव में इनको मिस कर दे रहे हैं। तो जब किसी चीज़ के बारे में सोचा जाता है तो फिर उसके बारे में फिर आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो जब बार बार हमने देखा 4 साल में कि एक विशेष प्रकार का फंगस एलिमेंट हमारे स्टडी में आ रहा है, तो फिर उसको हमने आगे बढ़ के फंगस के देखने के, समझने के जो तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें स्टेनिंग, जो कलरफुल रिएक्शंस होती हैं वो देखना है, स्टेन करके देखना है, उसका माउंट्स देखने हैं, फंगस के फिलामेंट देखने हैं। तो ऐसा हमने उस पद्धति को आगे बढ़ाया। अब इसको नए हम मॉलिकुलर लेवल पे ले जाके, मॉलिकुलर मतलब जो जेनेटिक उसकी प्रोफाइलिंग होती है वो करा के हम इसको और नज़दीक जीरो इन करेंगे। जैसे कोविड-19 तो एक वायरस था, लेकिन उसके अंतर्गत उसके जीनोम क्या है वो भी जानने की एक स्थिति बनती है। चाहे किसी भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, जब तक आप उसके जेनेटिक या जीनोम प्रोफाइलिंग को नहीं समझ लेते, तब तक जेनेटिक इंटरवेंशन या मॉलिकुलर इंटरवेंशन असंभव है। ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को संभालते आपको तो कई साल होंगे। बाकी जो रिसर्च हुए हैं सिम्स में या जब आप अंबिकापुर कॉलेज में रहे, ये उनसे क्या कुछ अलग है फंगस, या
कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बताने लायक हो लोगों को? निश्चित रूप से यह फंगस अलग है। अभी तक आमतौर पे कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, डर्मेटोफाइट्स या अन्य प्रकार के जो एप्सीडिया, फ्यूजेरियम, इस प्रकार के फंगस पे बहुत काम हुए हैं। ट्राइकोस्पोरॉन को हमने लेकर 4 साल में बहुत सारगर्भित रूप से, विस्तृत रूप से इसको एनालाइज किया है और इसको हम एक मॉलिकुलर और जेनेटिक प्रोफाइलिंग की ओर भी आगे ले जाके और इसको जीरो इन करना चाहते हैं, ताकि एपिडेमियोलॉजिकली मतलब इस शोध को हम एक अंततः उसके मुकाम तक पहुंचाएं कि किन में होता है, किन में ज़्यादा होता है, इसकी एंटी फंगल ससेप्टिबिलिटी, क्या दवाई देना है। अगर जानकारी के अभाव में आप समझ लीजिए किसी को ये फंगस से बीमारी हो रही है, आप उसको एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल दे रहे हैं, तो वो तो काम ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि फोकस्ड आप काम करें और जीवाणु, विषाणु, फंगस, उसके हिसाब से आप दवा दें। ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र के रूप में सारे दवाई एक साथ दे दिए, जो लग जाए वो लग जाए। ऐसा जिसको हम बोलते हैं पॉली थेरेपी या पॉली थेराप्यूटिक्स, वो ठीक नहीं है। पैथोजन स्पेसिफिक या कारक स्पेसिफिक, कारण स्पेसिफिक, मतलब वो विषाणु, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजुआ है, पैरासाइट है या बैक्टीरिया है, उसका स्पष्ट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने से कम दवाइयाँ भी लगेंगी और वो असरदार भी ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर अभी सिर्फ रिसर्च में ये चीज़ आई है, अभी आप लोग जो हैं इसकी फिर दवाइयाँ भी ढूंढेंगे, फिर कैसे मरीजों को किस किस तरह फंगल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कर चुके हैं और हम तो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जो बाज़ार में या मार्केट में जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों का भी असर इन पे कम होने लगा है। मतलब दवाइयाँ तो 4 साल में हमने दी ही, न केवल इनको पहचाना, इनके फंगस एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी बताया। आश्चर्यजनक ये है कि जब आदमी इसको खाया ही नहीं या कम खाया तो उसमें फिर कैसे रेजिस्टेंस पैदा हो गया। तो ये भी एक रिसर्च का विषय है कि ये इतने नवीन फंगस भी नया, इनके दवाइयाँ जो आई, जो फंगल एजोल ग्रुप के जो दवाइयाँ देते हैं, वोरिकोनेजोल या दूसरे अन्य, उनमें भी अब रेजिस्टेंस पैटर्न आ गया। जब किसी चीज़ में रेजिस्टेंस आ जाता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, प्रतिरोधी क्षमता मतलब उसके ठीक करने की क्षमता जब कम होती है, तो समझ लीजिए कि फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रह गए हैं और वो एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। कितने मरीजों की रिसर्च के बाद में सर ये फंगस सामने आया है 2020 से 2024 तक? ये लगभग 1,500 से 2,000 सैंपल लिए गए हैं। इसमें भी डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हैं, यूरिन है, ब्लड है, अलग अलग सैंपल से इन्हें निकाला गया है, जो ये 57 की खोज की गई है। तो ये इसके लिए बहुत ही एक सटीक पैनी नज़र और किसी नए विषाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस का आपको सोच होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ नई लगे तो उसको आप देख के उसको फॉलो करें और उसको आगे ले जाएं। कितना खतरा हो सकता है यदि किसी आम इंसान के शरीर में ये फंगस घुस जाए, तो हमारी भाषा में, सरल भाषा में, ये जानलेवा भी हो सकता है? देखिए, जहाँ तक जानलेवा का सवाल है, वो तो कोई भी चीज़, कोई भी कारक, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंगस खासकर जब यह फैलता है, हमारा अनुभव एस्परजिलस पे आधारित है या फ्यूजेरियम पे आधारित है और हम जानते हैं कि ये लंग्स में या किडनी में जाकर ये कितना तहलका या खराबी ला सकते हैं। उस लिहाज से किसी भी फंगस को लाइटली या सरल रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इम्यूनिटी कम होने पर यह घातक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, सिम्स के डीन है डॉक्टर रमणेश मूर्ति, जिन्होंने मुखर होकर उस फंगस पर विस्तार न्यूज़ से बातचीत की है जो आम आदमी के लिए खतरा पैदा कर सकता है किसी भी तरह से। तो कुल मिलाकर इसके निराकरण को लेकर भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो सक्रिय हैं और लगातार जो है इस पर रिसर्च जारी है सिम्स में। सर, ये हमारे जो डीन हैं उनके सुपरविजन में हम लोग के जो डिफरेंट टाइप के सब जो सैंपल्स आते हैं हॉस्पिटल से, तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आइसोलेट होते हैं उसमें। तो वो सब की हम उसको बहुत गंभीरता से जांच करते हैं। जांच करने के बाद एक जीनस और स्पीशीज़ की फिर जांच होती है। तो हमने देखा कि ये कुछ मतलब अलग टाइप का फंगस है। ये पहले भी आता था, मतलब जब हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आ रहा है, तो उसको हमने अच्छे से
पूरी जांच की और उसका जीनस और स्पीसीज़ की जांच की, और हमने इसकी मतलब ऑटोमेटेड जो मशीन है उससे भी जांच की, उसमें भी ये फंगस पाया गया। तो ये सब जांच करते हुए हमने ये देखा कि बहुत गंभीर रूप धारण कर लेता है, इसीलिए हमने जो क्लिनिशियन है उनको भी हमने बताया कि ये फंगस जो है ये इसमें आप आ रहे हैं क्लिनिकल सैंपल्स में, तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एक संदेश आपने पूछा जो सामान्य जनता के लिए है। आजकल जनता में अपने हिसाब से एंटी फंगल खाने की एक प्रवृत्ति चल सी पड़ी है कि कुछ कहीं कोई खुजली हुआ, ये हुआ, किसी बार डॉक्टर से लिखा लिया और फिर उसी दवाई को बिना उनकी सलाह के आधे अधूरे रूप से 5 दिन बोला है, 2 दिन खाए, 3 दिन नहीं खाए, आगे के लिए बचा लिया। तो इससे ये आपने पूछा कि ये रेजिस्टेंस आखिर पैदा क्यों होता है। ये कारण है कि किसी बीमारी के समय डॉक्टर के द्वारा, स्किन डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने पर, डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा आप 5 दिन की दवाई 2 या 3 दिन में या कुछ हफ्तों में ठीक होने के बाद अगर कुछ बच रह जाती है तो ट्रीटमेंट की अपूर्णता या एंटीबायोटिक का पूरा न लिया जाना, ये समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। तो मैं आपने संदेश पूछा तो मैं कहना चाहूँगा कि एंटी फंगल्स को गंभीरता से लें, वो चाहे क्रीम हो, लोशन हो, ऑइंटमेंट हो या एंटी फंगल दवाइयाँ हों, उनको उनकी पूरी खुराक में जो डॉक्टर ने जितने समय तक कही है वो लें और आधा अधूरा न छोड़ें। और हर बार वही फंगस होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह और माइक्रोबियल जाँच, एंटी फंगस की जाँच जरूरी है। पहले चला था, इसे बीच में छोड़ दिए रहे। हाँ, तबीयत ठीक होगी, इसे छोड़ दिए रहे हैं। अब दवाई छुट्टी से ना तय कर 8 दिन के बाद फिर शुरू होगी इसे, एक बाद फिर दिया है तो मेरे बराबर चला थे। खमरिया, शिव नारायण साहू। ये गर्व की बात है कि हमारा सिम्स जो बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज है वहाँ इस तरह के रिसर्च भी हो रहे हैं, देश भर में चीज़ें जा रही हैं और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा जो है असर, बड़ा जो समाधान है वो निकलते भी दिख रहा है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।